हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 11 अक्टूबर को परीक्षा होने वाला है, इसलिए ये टेस्ट वाला सेशन स्टार्ट किया गया है। डेली आपको सुबह होमवर्क मिलता है और उसी टॉपिक से रिलेटेड शाम को टेस्ट कराया जाता है। कल टेस्ट 1 हुआ था, आज टेस्ट 2 हो रहा है, जो आज टॉपिक दिया गया था। सभी क्वेश्चन लगाइए और बताइए अपना स्कोर कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है ये किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो है ये कनाडा से संबंधित है। कनाडा से लिया गया है, जिसमें सेंटर को ज़्यादा मजबूती प्रदान किया गया है, सेंटर को ज़्यादा शक्ति दिया गया है बशर्ते स्टेट को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है। तो ये मत सोचिएगा कि ये फेडरल जो सिस्टम है वो पूरी तरह अमेरिका की तरह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारा जो सिस्टम है ये कनाडा पर आधारित है, कनाडा के जैसा ही है, आधारित नहीं है, कनाडा के जैसा ही है। ठीक, जो विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस आता है और दूसरे स्थान पर कनाडा आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पहले देश आता है आपको चीन, उसके बाद भारत आता है दूसरे स्थान पर। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। जो भारत के संघवाद है इसको सहकारी संघवाद कहकर किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये जी ऑस्टिन का नाम आप सुने होंगे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित जो मुकदमा है, जैसे PIL हम लोग बोलते हैं, आपको इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है PIL। तो लोकहित मुकदमे का जो संकल्पना है प्रारंभ हुआ था ये अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था। मिस्र की संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कौन दिया हुआ है। तो इसमें सी हो जाएगा आंसर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA जिसे बोला जाता है। ठीक, जिसे हम लोग आम भाषा में अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका में ही इसकी शुरुआत हुआ था। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछे लोकतंत्र कौन है, भारत है। और विश्व का सबसे बड़ा देश पूछे तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार से तो देश आपको हो जाएगा रसिया, लेकिन अगर जनसंख्या से पूछे तो वो चीन हो जाएगा। और चीन के बाद जनसंख्या के हिसाब से बाद आपको आता है भारत, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का अगर देखिएगा तो वो 7वें स्थान पर आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भारत है, भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। इस बात को भी और ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए कि न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है या किस देश में है। लिया नहीं गया है, किस देश में है। क्या हमारे देश में भी न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है? जी हाँ, और अमेरिका में भी है। दोनों देश में है, दोनों देश का लिखित संविधान भी है और दोनों देश लोकतंत्र है। ये याद रखिएगा। एक तो USA सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे देश में, ये याद रखिएगा। 4 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। जो समवर्ती सूची लिया गया है भारत के संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। समवर्ती सूची की जो संकल्पना है उद्धृत की है, ये बताइए ये कहाँ से। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान के। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के। ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 5 के आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको संविधान से क्वेश्चन हो गया, संविधान और शासन से, जो कि संविधान की विशेषता और जो राष्ट्रीय आपको है चिन्ह, उसके बारे में क्वेश्चन बनाना था। अब भूगोल स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल, भारत के भूगोल में मैंने आपको दिया था, तो यहाँ से मैं आपको टेस्ट लेता हूँ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? छोटा नागपुर पठार का आप नाम सुने होंगे। इसके सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपको बताना है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ है, ये याद रखिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बारामूला दर्रा स्थित है। जो बारामूला दर्रा है ये कहाँ, किस श्रेणी में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बारामूला जो दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी में है। किसमें? पीर पंजाल में। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। इसमें आपको बताना है प्राचीनतम सबसे पर्वत। ये भारत नहीं पूरे विश्व में भी इसे आप बोल सकते हैं। ये जो है अरावली है, अरावली। माउंट आबू जो है ये अरावली की चोटी पर ही स्थित है। माउंट आबू जो आपको जैन मंदिर है, ये याद रखिएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, भारत के जो पूर्वी घाट है ये वाला ये हुआ पश्चिमी घाट और ये हुआ पूर्वी घाट, और यहाँ पर देखिएगा आकर जुड़ती है, और ये जो कहलाती है नीलगिरी पहाड़ी कहलाती है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी में दोनों आपको पूर्वी पश्चिमी घाट मिलता है, ये याद रखिएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में किस तरह की पर्वत श्रेणी है। जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रेणी है, ये किस प्रकार की है ये आपको बताना है। ठीक, ये बताइए किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, सोचिए मन में और क्वेश्चन लगाइए। तो ये किस प्रकार की है? तो ये है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। इसमें से बताना है कि कौन सी हिमनद जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक, ग्लेशियर जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कौन सा सबसे बड़ा है विश्व में भी आप पूछेगा तो यही आ जाएगा। ये कौन सा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर है।
ठीक, सियाचिन, और भारत में गंगोत्री हो जाएगा। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, ठीक। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है, जिसमें सबसे बड़ा सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, तीसरे मंडल में इसके। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। क्या लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? मैंने आपको ऋग्वैदिक के बारे में दिया था पढ़ने के लिए आज के टॉपिक में। तो यहाँ पर देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो कहलाता था, ये किसका? तो ये गला का आभूषण था, और बाद में जाके निष्क पैसे में बदल गया। निष्क सिक्का के भी नाम निष्क रखा गया था, सोने के सिक्का का, ठीक। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गला का ये था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्रेय नाम है, त्रेय किसका नाम पड़ा? तो शुरू के जो 3 वेद थे, आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको हम लोग त्रेय के नाम से जानते हैं। तो ये त्रेय जो है, ये वेद 3 वेदों का समूह है, त्रेय, ठीक। तो ये 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वार्धिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। जो स्वार्धिक ऋग्वैदिक सूत्र हैं, ठीक, वो किसको मिस की समर्पित है? ये आपको बताना है, किस देवता को समर्पित है, ठीक। ऋग्वेद पढ़िएगा तो उसी में ये मिलेगा आपको मिस की। जब लुसेंट पढ़िएगा तो ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लुसेंट पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा। ये जो है, ये सबसे ज़्यादा जो है, ये इंद्र को है, इंद्र भगवान को है, याद रखिएगा। 15 के आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ऋग्वेद चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। 15 के बी हो जाएगा, बहुत बड़ा है, पढ़ नहीं पाइएगा, इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो गायत्री मंत्र है, इसकी रचना किसने की थी? आपको बताना है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र जो है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि ऐसे तो पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर शुद्ध है तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र होता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है और पूरा अच्छे से शुद्ध होकर पढ़ना पड़ता है। ये विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना, ये याद रखिएगा। ये आपको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कि सोम को समर्पित है? ये 9वां मंडल जो है, ये पूरी तरह से सोम को समर्पित है। तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा? 17 के आंसर आपका आसानी से लगा लीजिएगा, सी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, ठीक, ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दशराज युद्ध भी जिसे हम लोग बोलते हैं। भरत का भी नाम उन्हीं में आता है, उसी भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। तो ये किस में आपको बताना है कि ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये पुष्करणी नदी के किनारे, पुष्करणी नदी आप पढ़िएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 18 का, ये हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण लिया गया है। अगर सबसे आपको इसकी क्या बोला जाता है, पवित्र नदी माना जाता है ऋग्वैदिक में, तो वो सरस्वती नदी को माना जाता है। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख जो हुआ है, ये सिंधु नदी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। जो सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया गया था, अब ये आप इकोनॉमिक्स में आ चुके हैं, तो ये किस योजना के तहत प्राप्त किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन लगाइए, किस योजना में? तो ये हो जाएगा आपका 19 का बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ये याद रखिएगा। 19 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। वहीं आपात वाला सिस्टम, जब अब याद कर लीजिएगा, जो आपात लागू हुआ था उसी के समय के करीब किया गया था, और उसके बाद ही आपात लागू हो गया था। तो 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था, ये याद रखिएगा। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। जो योजना अवकाश बीच में आपको योजना रुक गया था 5 साल पर, जो 5-5 साल का होता था, तो ये पंचवर्षीय योजना बीच में रुक गया था 3 साल के लिए, और वो साल था 1966 से 1969। ये बहुत महत्वपूर्ण साल होता है। अगर आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं, तो भारत के जो बीता हुआ इतिहास है उसे आप राजनीतिक शास्त्र में पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये जो 3 साल है, इसमें बहुत उथल पुथल हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। जो रोलिंग प्लान है, ये आपको अवधारणा लागू की गई थी राष्ट्रीय नियोजन में। ये कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये जनता सरकार द्वारा, कब नहीं ये पूछ रहा है, जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। अब जनता सरकार जब आपको राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ था उसके बाद ही आया था, इसके 77 में खत्म हुआ था, 77 में जीत कर आया था जनता सरकार, ये याद रखिएगा। और वहीं लागू किया था जनता सरकार द्वारा। कौन सा? तो रोलिंग प्लान। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये किस मॉडल पर आधारित है, ये आपको बताना है। ये महानोबोलिस मॉडल पर आधारित है। महानोबोलिस मॉडल जो है, इस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधारित है। प्रथम में तो कृषि पर काफ़ी ज़्यादा दिया गया था प्रभाव, द्वितीय में आपको उद्योग पर ज़्यादा दिया गया था, ठीक। ये देखिएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? देखिए आ गया क्वेश्चन। जो आरंभिक वैदिक साहित्य था, इसकी वैदिक, उसमें सर्वाधिक जो वर्णित है, ऋग्वैदिक भी आप बोल सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वर्णित कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है, ठीक। सिंधु का वर्णन है। और सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती है। तो ये 24 के आंसर तो ए हो जाएगा, लगा लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है। जो ऐसे तो मानव जो है यहाँ पर पूछ रहा है शरीर में जो कोशिकाएं में गुणसूत्र पाया जाता है ये 46 पाया जाता है, लेकिन अगर जोड़ा दे देता है तो वो 23 जोड़ा हो जाता है। 23 दूनी के 46 होता है, इसी 23 जोड़ा हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। जो कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, इसकी पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, तो इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। जो प्लाज्मा की झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, ये किसके बनी होती है ये आपको बताना है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ठीक, तो ये प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन लिपिड दोनों की बनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रोटीन और लिपिड दोनों की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है कोशिकाओं की। तो 17 के आंसर 27 के आंसर डी हो जाएगा। देखिए आज क्वेश्चन में इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आप भी अच्छे से टेस्ट बस लगा ले और अपना स्कोर बता दे और ज़्यादा समय भी ना दे, क्योंकि आपके पास खुद ही समय कम बचता होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और भी एक अच्छा स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी बहुत से लड़के ये भी बोले जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, सर हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का भी ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल से एक और सीरीज स्टार्ट होगा, मैं जानकारी उसका दे दूंगा। आप अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो उसके लिए ऐप्स बना दिया गया है, उसमें एक दिन बीच कर आपको मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट अपलोड होगा और वो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अभी तक अपने डाउनलोड किए होंगे तो एग्जाम टुडे कर आपका है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ऐसे प्ले स्टोर पर भी अब शो होने लगा है, तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उसका आप देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर और टेस्ट लगा लीजिएगा। फिल्म्स की भी आप लगा लीजिएगा, मुख्य परीक्षा के भी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, तो उसमें कॉइन मिलेगा आपको और वो कॉइन का बाद में आप उपयोग कर सकते हैं पैसे के रूप में। ठीक, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर शुरुआत किया गया है तो उसका उपयोग कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जंतु कोशिका निम्न में से में क्या अनुपस्थित होता है। जो जंतु कोशिका होता है इसमें क्या अनुपस्थित होता है ये आपको बताना है। 28 का जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है इसी का अंतर होता है। कोशिका भित्ति जो है ये आपको पादप कोशिका में होता है, तो ये अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में क्या, कोशिका भित्ति, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। जो पदार्थ के संवेग है और वेग है ये दोनों के अगर अनुपात हम करते हैं तो अनुपात कर झट से देख लेते हैं। पदार्थ का संवेग क्या होता है, एम भी होता है, ठीक, और वेग क्या होता है, भी होता है। भी से भी कट जाएगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा, बच जाएगा एम, इसकी द्रव्यमान बच जाएगा। ठीक, तो ये आपका अनुपात होता है। 29 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की, अब देखिएगा ट्रेन या बस कुछ भी एक बाइक जब चलना आरंभ करता है तो पीछे की ओर झुक जाता है। ये किस कारण से होता है ये आपको बताना है। तो ये स्थिरता का जड़त्व, जड़त्व के नियम आप जानते होंगे, स्थिरता का जड़त्व के कारण होता है। ठीक, कोई भी जो वस्तु है विरामावस्था में ही रहने की कोशिश की करती है, ऑलवेज वो रहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जड़त्व का नियम आप पता होगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश होता है, अदिश होता है। सदिश में क्या होता है कि आपको डायरेक्शन भी चाहिए और आपको उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो दोनों चाहिए तो वो होता है आपको सदिश राशि। तो विस्थापन इसमें से हो जाएगा, बाकी समय, चाल, दूरी ये सब आपको अदिश राशि हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये दोनों होते हैं। वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे मैग्नीट्यूड को परिणाम करते हैं, परिणाम और दिशा अगर दोनों है तो उसे हम लोग सदिश बोलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ परिणाम है दिशा नहीं है उसे हम अदिश बोलते हैं। तो ये समय, चाल, दूरी जो हो जाएगा अदिश हो जाएगा। इसमें से मात्र एक विस्थापन सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, उसके जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक, इसके पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसके 5 अस्थायी सदस्य जिसके पास वीटो शक्ति है, वो कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें सबसे पहले आए शक्तिशाली सबसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद रूस आता है, फिर उसके बाद फ्रांस आता है, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आता है और उसके बाद चाइना आता है। ठीक, ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास आपको ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। और ऐसे 10 सदस्य होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 2 साल का होता है। इनका कार्यकाल आपको इसकी निर्धारित नहीं है, ये अस्थायी है तो अस्थायी है, इनको हटाया नहीं जा सकता है। अब याद रखिएगा इनके पास वीटो शक्ति भी होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, इसमें स्पेन जो हो जाएगा ये नहीं है अस्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक, सुरक्षा आपका जो काउंसिल है उसका। 33 है कि संयुक्त राष्ट्र का ये भी एक खंड है, शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं। यूनेस्को का बार बार आप नाम सुने होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है ये आपको पेरिस में स्थित है। कहाँ पर, पेरिस में। 33 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन कब आया था, ठीक, ये बताइए कब आया था। तो ये आया था आपको 24 अक्टूबर 1945 को, काम करने स्टार्ट कर दिया था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 34 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा बी हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर 30 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 34 था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो यूएनओ का यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो स्थित है ये आपको बताना है, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। अभी कितने 10 देश जो हैं ये इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन के। तो 193 देश, कौन से 193 देश, और 2 देश ऑब्जर्वर है, ये भी याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको बताना है इनमें से कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है बताइए जल्दी से। ठीक, ये आपको बताना है। तो ये पोटेशियम इसमें जो हो जाएगा ये सबसे, देखिए सोडियम जो है ना, सोडियम हुआ, ये जो है ये किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, इसे चाकू से अच्छे तरीका से आप काट सकते हैं। ठीक, तो सोडियम भी क्रियाशील है, अगर किरोसिन के तेल से बाहर निकालते हैं तो उसमें आग लग जाता है जल्दी। पोटेशियम भी आपको सबसे ज़्यादा है क्रियाशील। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ये बताना है कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ठीक, ज़्यादा अभिक्रियाशील ये नहीं है, इसकी सबसे कम अभिक्रियाशील आप इसे भी बोल सकते हैं। ये कौन है, क्योंकि अभिक्रिया नहीं पता, लेड, लेड जिसे हम लोग सीसा बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, 38 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। जो मोनोजाइट है ये किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो ये जो अयस्क है ये थोरियम का अयस्क है। किसका, थोरियम का। ठीक, तो 39 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, ये बताना है। सबसे हल्की धातु इसमें से कौन होगा और सबसे भारी धातु कौन होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे हल्की में लिथियम आ जाएगा, सबसे भारी में ओस्मियम आ जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 40 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 देखिए कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब ऑप्शन देख लीजिए। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताना है आपको। ठीक, अधिकतर लोग इसे पहनते हैं गले में, आपको सिकरी के रूप में। इसका हो जाएगा आंसर सोना। सोना शुद्ध 24 कैरेट का होता है। और क्वेश्चन ऐसे बजा देता है कि मान लीजिए कोई सोना 18 कैरेट का है तो उसमें कितना सोना का भाग है शुद्ध, तो हो जाएगा जैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है तो ये 100% होता है। इसमें 6 आप लगा लीजिएगा तो 25% हो जाएगा। इसके 6 कैरेट का होगा तो 25%, 12 कैरेट का होगा तो 50%, 18 कैरेट का होगा तो आपको 75%, 24 कैरेट का होगा तो 100%। ऐसे आप आराम से लगा सकते हैं। सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और सोना आघात वर्धनीय है। मीन्स की इसके 10 ग्राम आपको सोना लेकर आप उसमें 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, एकदम पतला तार 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं। ये हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, जब 10 क्लास में हम लोग थे तो ये सब आघात वर्धनीय है। ये सब जो इसकी पीट कर उसको लंबा किया जा सकता है, ये सब आपको पढ़े होंगे 10 क्लास में। अब यहाँ पर देखिए ये आपको संवैधानिक जो भी प्रमुख है उसका तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर 1 लिनियर के थ्रू मैंने ले लिया है। और ये तीनों याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्या है कि भारत के वायुसेनाध्यक्ष अभी कौन है, वायुसेनाध्यक्ष अभी कौन है, तो ये राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। भारत के नौसेनाध्यक्ष अभी कौन है, ये बताइए। भारत का नौसेनाध्यक्ष अभी कौन है, तो ये एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक, और फिर आपका लास्ट हो जाएगा आज का, ये थल सेनाध्यक्ष कौन है भारत के, तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेनाध्यक्ष हैं किसके, तो थल सेना का। नौसेना का कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है। और आपको यहाँ पर राकेश कुमार भदौरिया जो हैं ये किसके हैं, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, तीनों यहाँ से बन सकता है करेंट अफेयर में। तो ये क्वेश्चन था टोटल यहाँ पर 41 क्वेश्चन मैंने आप लिया हूँ करेंट अफेयर का। आपको ऐसे ही पॉइंट में ले लिया, क्वेश्चन बना सकता था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था और जल्दी वीडियो अपलोड होना था, तो इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने आपको 1 लिनियर टाइप का क्वेश्चन इसमें डाल दिया। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा ना, तो कभी भी एग्जाम में जाइएगा ना, ज़्यादा पैनिक महसूस नहीं कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन कर आ जाइएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सुबह मैं टॉपिक आपको दे देता हूँ, ऐसे बहुत से कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, उसका टाइम टू टाइम मैं जानकारी आपको दे दूंगा। और जो मैंने बोला ऐप्स पर जाइए, टेस्ट लगाइए मुख्य परीक्षा के लिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और आप भी खुद टेस्ट दीजिए, इंप्रूव कीजिए। एक एक उसका समझिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। और वो जो भी क्वेश्चन सेट किया जा रहा है वो पहले ये सब एग्जाम दे चुके हैं, ये सब पहले एग्जाम में क्वालिफाई भी कर चुके हैं और बहुत उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वहीं वो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ठीक, तो अच्छे से आप टेस्ट लगाइए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा मुख्य परीक्षा के लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी उसमें सेट डाला गया है और डाला जाएगा। एक एक दिन बीच कर एक दिन प्रीलिम्स डाला जाएगा, तो एक दिन बीच कर मुख्य परीक्षा। और प्रीलिम्स के लिए भी लोग बोल रहे थे कि सर डेली बेसिस पर बताइए क्या क्या पढ़ना है और टेस्ट लीजिए, तो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रीलिम्स में भी। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐप्स का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।